अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान, ईशा रहमान, किस्त नंबर 4। 1 मिनट पहले की उदासी गायब हुई और एक खुशी उसके चेहरे पर फैल गई, पर इसी पल वो खफके से उस सुल्तान की तरफ देखने लगी। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। तुमने कहा था कि तुम बाहर होगे, पर 1 घंटा हो गया। वो अब शिकायत पर उतर आई थी। तो अगर मैं बाहर नहीं थी तो तुम इंतज़ार क्यों कर रही थी? घर चली जाती। सुल्तान ने एक सर्द आवाज़ में जवाब दिया। पर तुमने कहा था कि तुम बाहर मिलोगे। ईशा ने उसे उसकी बात याद दिलाई। तो मैं जो कहूँ वो सच होगा क्या? हाउ रूड। सुल्तान के सर जवाब पर ईशा ने खफकी से कहा। क्या तुम ऐसे ही हो? मतलब? सुल्तान ने कनखियों से ईशा की तरफ देखा। मतलब? यू आर सो रूड टू मी। वो अपनी सुर्खोती नाक सुकेड़ कर बोली। क्या सबसे ऐसे बात करते हो? हाँ। फिर से एक सर्द जवाब। फिर कर पर क्या तुम मेरे साथ नॉर्मल बात कर सकते हो? नहीं। अगर तुम्हें बात करनी है तो करो, वरना जा सकती हो। सुल्तान ने कदरे गुस्से से जवाब दिया, जिस पर ईशा के चेहरे पर पहली खुशी एक पल में गायब हो गई। वो इसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रही थी। तो क्या वो इससे बात नहीं करना चाहता? वो वैसा नहीं जैसा मैं सोच रही थी। अपने जहन में आने वाली सोचों की वजह से ईशा का चेहरा एक पल में उदास हो गया, जिसे देखते ही सुल्तान को अपने सर्दमोहरी का ख्याल आया और फौरन अपनी बात बदलनी चाहिए। तुम कोई बात करना चाहती थी? वो जो बहुत सी बातें सोच के बैठी थी कि आज वो इससे करेगी, पर इतने रूड अंदाज पर एक चुप अपने लबों पर लगाए धीरे से बेंच से उठी। आई एम सॉरी, अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया तो। एक मध्यम और उदास आवाज में कहती हुई वो बोझल कदम उठाती वहां से चली गई। अपनी आंखों में आई नमी को उंगली के पोरों से समेटती वो बोझल कदमों से चल रही थी। सुल्तान दूर तक उसे जाता हुआ देख रहा था। अचानक ही उसे अपनी सर्द मोहरी में गुस्सा आया। धीरे धीरे में उसे एक एहसास ने घेर लिया। क्या उसे उससे ऐसे ही बात करनी चाहिए थी? नहीं। वो उदास होकर चली गई। सुल्तान के हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का कप एक छनाके से टूटा और चंद शीशे के टुकड़े हथेली पर जम गए। हाथ से रसता हुआ खून वो अपनी मजबूत मुट्ठी में कैद कर गया। न जाने कितनी ही देर वो इस बेंच पर बैठा रहा। एक ऐसी शिद्दत, एक ऐसा एहसास उसके दिल में घर कर गया जिसे सुल्तान ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। चलती हुई वो अपने फ्लैट में पहुंचते दरवाज़ा बंद करते ही सोफे पर ढेर हो गई। आंखें मूंदते उसे सुल्तान का गुस्सा दिया गया, जो गुस्से में दिए गया जवाब याद आया और एक आंसू बंद आंखों से निकल के रुखसार पर बह गया। अब इसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। एक उदास एहसास से वो अपने आप से अहद कर रही थी। मैं तो कुछ बताना चाहती थी उसे। मुझे लगा वो मेरी बात सुनेगा, पर वो तो वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। मुझसे बातें करती वो बहुत बोझल सी हो गई थी। अब नहीं मिलूंगी, मिलेगा भी तो बात नहीं करूंगी, गुस्से से कहते हुए वो आंखें मूंद लीं। अपने किंग साइज बेड पर लेटे हुए वो एक बेचैनी भरा एहसास अपने अंदर महसूस कर रहा था, जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। क्यों इसकी उदासी मुझसे देखी नहीं गई? क्या मैं वाकई रूठ था? ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो खुद को मलामत कर रहा था। वो अपनी सोचों को बार बार झटक रहा था और बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद तो इस संगमरमर के बेंच पर ही छोड़ आया था। काफ़ी देर करवटें बदलने पर जब नींद न आई तो उठकर बालकनी में आया। ताज़ा हवा इसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, पर अंदर एक तूफान था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। आज उसे पहली बार खुद पे गुस्सा आ रहा था। अपने लहजे पर पहली बार उसे शर्मिंदगी हो रही थी। वह एहसास तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक इंतहाई रूड पर्सनैलिटी रखता था। वह हमेशा हर किसी से ऐसे बात करता था, पर आज पहली दफ़ा उसे सख्त लहजे पर अपने गुस्सा आ रहा था। रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए वो आंखें मूंद गया। आंखें बंद करते वो खूबसूरत उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। हाथ का मुक्का बना के रेलिंग पर मारता वो दोबारा बेड पर गिर गया। सुबह जब वो उठी तो खुद को सोफे पर ही सोता पाया। एक बोझल सर के साथ वो उठती चलती हुई अपने कमरे में और बेड पर नींद दराज हो गई। नींद तो अब खुल चुकी थी। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद वो उठी और वजू करके अपने रब के हजूर सजदा रेज हो गई। नमाज के बाद वो बहुत देर तक दुआएं मांगती रही। वो अपना हर दुख दर्द अपने मालिक से करती हुई आंखें आंसू से तर कर गई। मेरे पाक रब, मेरी ज़िंदगी में सुकून भर दे। बेशक तू सबकी सुनने वाला है, तो सबके दिलों से वाकिफ़ है मेरे रब। मैं इस दुनिया के फ़रेबों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि कौन भरोसे के लायक है, कौन अपना है। मैं नहीं जानती, पर मेरे पाक रब तू तो सब जानता है। तू तो दिलों में छुपे राजों से भी वाकिफ़ है। मेरे रब, मुझे नहीं पता वो शख्स कौन है, पर ना जाने कि वो मुझे बहुत अपना सा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं उसे अपना हर दुख दर्द बता सकती हूँ। क्यों? मैं नहीं जानती। उसने मुझसे इस तरह बात की जैसे मैं बस उसे तंग कर रही हूँ और वो नहीं चाहता मुझसे मुखातिब होना। पर मैं तो बस
रोते रोते उसके रुखसार गुलाबी हो रहे थे और खूबसूरत आंखों में एक सुर्खी छा रही थी। मेरे अल्लाह, मुझे बहुत बुरा लगा जब इसने मुझसे ऐसे बात की। वो यही तो है जिसे मैं अपना मसीहा मानती हूँ, मेरी जान बचाने वाला, मुझे सहारा देने वाला। उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी नरमी पैदा कर दें मेरे रब। वो रोते हुए अपनी सब तकलीफें किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने रब के हजूर पेश कर रही थी। रोते रोते वह सजदा रेस हो कि किसी की नींद जैसे एकदम से बोझल हुई। अचानक आंखें खुलने पर वो दीवार की तरफ गौर गौर से देखने लगा, जैसे उसे किसी ने झिझोड़ कर जगाया हो। लिहाफ दूर फेंकता हुआ वह जमीन पर पांव लटकाए दोनों हाथों में अपना सर पकड़कर बैठ गया, जिसमें दर्द से टीसें उठ रही थी। अपने हाथों को सर के नीचे लाता हुआ आंखों पर रगड़ने लगा। अब नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। बोझल कदमों से चलता हुआ वो बालकनी में आया, ताकि ताज़ा हवा महसूस कर सके। मौसम बहुत खुशगवार था। हवा में नमी के साथ साथ ठंडक भी अपनी पूरी आबोताब से चल रही थी। दोनों हाथ रेलिंग पर रखे वो बेतरतीबी से कुशादा पेशानी पर बिखरे हुए बालों को सुलझाना तो जैसे जानता ही नहीं था। नींद पूरी न होने की वजह से आंखों में सुर्ख डोरे घूम रहे थे। हल्की बढ़ी हुई शेव और थोड़ी घनी मूछें। बेशक वो वजीह मर्द था, एक ऐसी शख्सियत जिससे लड़कियां पहली ही नज़र में मुतासिर हो जाती थी, पर इसे लड़कियों से एक हद तक नफरत थी। वो बस इन्हें एक कमज़ोरी समझता था। वो कभी भी किसी लड़की की तरफ मतवज्जो नहीं हुआ था, बल्कि ऐसे जज्बे से बिल्कुल वाकिफ भी ना था। पर न जाने क्यों वो मासूम चेहरा उसे क्यों अपने कदम अपनी तरफ बढ़ाने पर मजबूर करता था। सुल्तान से हुई आखिरी मुलाकात को आज 1 हफ्ता हो गया था। वो चाहती थी कि अब वो इससे ना मिले, पर दिल बार बार अपने आप को गलत कह रहा था। वो चॉकलेट के रैक के पास खड़े उस दिन को याद कर रही थी जब वो यहाँ इस जगह पर उससे मुखातिब थी। जब अचानक पीछे से एक भारी मर्दाना आवाज़ पर वो चौंकी। मुड़ के देखने पर वहीद दोनों हाथ आपस में बांधे इनसे मुखातिब था। हेलो मिस, काफ़ी दिन हो गया आपसे बात नहीं हुई। मिस्टर वहीद के इस तरह कहने पर एक पल के लिए ईशा को बहुत अजीब लगा। पता नहीं, पर वो शख्स हमेशा से ही उसे एक अजीब सा एहसास दिलाता था। जी सर, आपको कोई काम था? ईशा ने कदर फॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। क्यों, कोई काम हो तो ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वैसे नहीं। मिस्टर वहीद ने आंख दबाते हुए शरारती अंदाज में कहा, जो ईशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नहीं सर, वो दरअसल। अभी बात ईशा के मुंह में ही थी कि मिस्टर वहीद अपने मजबूत कदम बढ़ाता हुआ ईशा के थोड़ा करीब आया, जिसे देखते वो 3 फुट के फासले पर हुई। मिस्टर वहीद ने एक भरपूर कहकहा लगाया। इट्स ओके, अगर तुम फ्री नहीं हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। ईशा को खुद से दूर होते देखकर मिस्टर वहीद अपनी बात फौरन बदलते हुए उल्टे कदमों वहां से चला गया। एक पल के लिए तो वो हैरान खड़ी देखती रही, पर फिर सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई। आज वीकली पैकेज अनलोड हो रहा था, जो इसे संभालना था, इसलिए कुछ सोचती वो अपना टैब हाथ में थामे बाहर की जानिब बढ़ गई। मिस हाला आज एब्सेंट थी, जिसकी वजह से सारा काम ईशा को ही संभालना था। वो सब चीज़ें तरतीब से चेक करती हुए आखिर बंडल की तरफ आई, जो कि फ़िश का बंडल था, और हमेशा उसे मिस हाला ही चेक करती थी, पर आज वो नहीं थी तो वो भी उसे ही करना था। दोनों बंडल को अनलोड करवाती हुए बेचैनी से अपने अंदर महसूस कर रही थी। आखिर क्या है इसमें जो मिस हाला मुझे देखने भी नहीं देती? कहते हुए वो सब फ़िश को अलग-अलग करवाने लगी। एक वर्कर एक फ़िश को उछालकर रैक पर रखा तो उसके मुँह से एक सफ़ेद रंग का पैकेट निकलकर ज़मीन पर गिर गया। ईशा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी तो उसी आदमी ने वो पैकेट उठाकर फ़ौरन छुपा लिया। ईशा के बार-बार पूछने पर भी उस आदमी ने नहीं बताया कि वो क्या था। गड़बड़ तो पहले ही उसे लग रही थी, पर आज उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो था यहाँ, जो चल रहा था, जो उसे नहीं पता था। वो इस बारे में मिस हाला से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो कभी उसे ये बंडल नहीं देखने देती थी। इसलिए मिस्टर वहीद से बात करना ही बेहतर लगा। कुछ सोचते वो कॉरिडोर से चलती हुई मिस्टर वहीद के ऑफिस में आई। नॉक करने पर कम इन सुनते ही जब वह अंदर दाखिल हुई तो मिस्टर वहीद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। आओ ईशा, बैठो। मिस्टर वहीद ने कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। उसे बैठते हुए कुछ झिझक हो रही थी। सर, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब घबराना छोड़कर वो मजबूत लहजे में बोली। हाँ बोलो। मिस्टर वहीद इसके सामने टेबल पर बैठ गए। सर, वो फिश बंडल में शायद कुछ गड़बड़ है। ईशा के मुंह से ये सुनते मिस्टर वहीद के चेहरे का रंग गायब हुआ था। क्या गड़बड़? वो कनखियों से ईशा की तरफ देख रहा था। मिस्टर वहीद के पूछने पर ईशा ने थोड़ी देर पहले होने वाली सारी कार्रवाई इनके गोश्त गुजार दी, जिसे सुनते मिस्टर वहीद के चेहरे का रंग फक हुआ था। बेवकूफ़ लड़की, मैंने कहा भी था आज नहीं आना चाहिए। मिस्टर वहीद उससे अपने मुंह में कुछ कहता हुआ हाला को बहुत सख्त अल्फाजों से नवाज गया। ईशा मिस्टर वहीद का उड़ता हुआ रंग देख चुकी थी। सर, इज़ एवरीथिंग फाइन? हाँ हाँ, तुम परेशान ना हो, मैं देख लूँगा। तुम अपना बाकी काम करो। ये कहता हुआ वो उसे जाने का इशारा करता मोबाइल पर कॉल करने लगा। ईशा एक बार मिस्टर वहीद को देखने के बाद उठी और चलती हुई ऑफिस से बाहर आई। यू डम्प, मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज माल नहीं आना चाहिए। तो क्यों आया? मिस्टर वहीद गुस्से से मिस हाला को डपट रहा था। सर, वो मुझे नहीं मालूम कैसे आया।
मैंने कैंसिल करवाया था, मिस हाला दबदबी आवाज़ में कह रही थी। वो लड़की बहुत तेज़ है, पर अब मैंने इसे समझा दिया, आइंदा एहतियात करना, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। मिस्टर वहीद गुस्से से कहता हुआ फ़ोन बंद कर चुका था। अपना काम करते हुए वो बार बार आज की सुबह की कार्रवाई को याद कर रही थी। उसे मिस्टर वहीद का रवैया बड़ा अजीब लगा। वो कुछ छुपा रहा था। सोचते हुए मिस हाला के ऑफिस में, जहाँ पहले ही मिस्टर वहीद बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। वो रिपोर्ट करने ऑफिस आई तो मिस्टर वहीद ने उसे बैठने का कहा, जिस पर वो कुर्सी कुछ फासले पर घसीट कर बैठ गई। ईशा, मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। अब तो तुम फ्री हो, आओ बैठो, मेरे साथ बातें करो। मिस्टर वहीद के इस अंदाज से कहने पर ईशा को अजीब लगा। जी सर, बोले, आपको क्या कहना है? कुछ झिझकते हुए कहने लगी। ईशा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मिस्टर वहीद अब बेबाकी पर उतर आया था, जिसके वहाँ पर ईशा को अपने कानों से धुआं उड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे इस पर मिस्टर वहीद से चिढ़ हुई थी। वो बस वहाँ से जाना चाहती थी। सर, वो दरअसल मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या मैं ऑफ ले सकती हूँ? हम इस बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। वो वहाँ से भागने को तैयार थी। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता देखकर मिस्टर वहीद अपनी जगह से उठकर इसके करीब टेबल पर बैठ गया। क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? ये कहते हुए मिस्टर वहीद इसके थोड़े से करीब हुआ। उसे इस कदर करीब देखकर ईशा अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। सर, आई एम सॉरी, पर मैं क्या जा सकती हूँ? वो फासले पर हुई। मिस्टर वहीद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली। ठीक है, जाओ। ये सुनते ही ईशा बिजली की तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकली। वो तकरीबन दौड़ते हुए मार्ग से बाहर आई थी। बाहर आने पर एकदम से ही ताज़ा हवा उस इसे इसकी ताज़ा हवा से इसके अंदर उठने वाला धुआं हवा में तहलील हुआ। वो लंबे लंबे सांस भरने लगी। तेज़ तेज़ कदमों से वो चलती हुई सी संगमरमर के बेंच पर बैठ गई। आज उसे बहुत अजीब एहसास हुआ था। मिस्टर वहीद के इस तरह बात करने पर वो बहुत अजीब महसूस कर रही थी। वो शख्स उसे हमेशा से ही अजीब लगता था, पर आज तो बात ही और थी। वो गहरे गहरे सांस भरती आंखें मूंदकर सर बेंच की पुष्ट से टिका गई। हल्की हल्की शाम फैलने लगी और बेंचों के करीब लगे ऊंचे पर बारी बारी जलने लगे। थके हारे परिंदे अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। वह बंद आंखें किए गहरी सांस भर रही थी जब उसे अपने पिछले बेंच की दूसरी साइड पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। धीरे से आंखें घुमाकर देखने पर वह ब्लैक हुड में ब्लैक कोट पहने उसे स्टाइल में बैठा उसकी आंखों में घूम गया। वह बिल्कुल इसकी तरह आंखें मूंदे बेंच की पुष्ट से टेक लगाए बैठा था। एक नज़र देखने पर ईशा ने खफकी से आंखें दोबारा बंद करनी थी। जाहिर था वो इससे बात क्यों करती, आखिर वो लगता ही क्या था इसका। कुछ देर की खामोशी जिसे इस दफ़ा सुल्तान ने ही तोड़ना था। एक हफ्ते से अपने दिल में गुस्सा लिए वो आज इसे खामोशी को तोड़ गया। मरहबा, एक भरपूर मर्दाना आवाज़ गूंजी। मरहबा, एक मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। सुल्तान अब बिल्कुल इससे मुखातिब था, पर वो आंखें मूंदे उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी। नज़रअंदाज करना बनता भी था। ठीक हो? सुल्तान ने फिर से खामोशी को तोड़ा। वो जैसे बस इसी लफ्ज़ का इंतज़ार कर रही थी। आंखें खोलकर सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हुई। ठीक हूँ। तुम कैसे हो? वो बोझल आवाज़ में जवाब दे रही थी, जिसे सामने बैठा शख्स एक पल में समझ गया। कुछ देर फिर खामोशी हुई। सॉरी। सुल्तान ने बहुत हिम्मत करके अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए। पता नहीं क्यों, पर वो बस उसे मनाना चाहता था। क्यों, वो ये भी नहीं जानता था। इसके बस इतना सा सॉरी कहने पर ईशा अपनी सुर्ख होती नाक सुकेड़ कर उसकी जानिब देखने लगी। सॉरी किस लिए? वो अनजान बनते हुए बोली, जो अब अपने कहे अल्फाज पर गौर करके गुस्से में बैठा था। अपनी बात की वजाहत देने का सोचकर एक सर्द निगाह ईशा पर डाली, पर न जाने क्यों वो मासूम चेहरा उसे अपनी बात की वजाहत देने पर मजबूर कर गया। अपने असाब ढीले करता हुआ वो अपनी बात पर आया। शायद उस दिन ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। जितनी हिम्मत और जब से सुल्तान अपने अल्फाज अदा कर रहा था, अगर ईशा की जगह कोई और होती तो अब तक वो उसे गर्दन से पकड़कर दबोच चुका होता। पर मुकाबिल ने तो जैसे आज सब कुछ मनवाना था उससे। किस तरह की बात की थी तुमने? वो उसके गुस्से पर तेल का काम कर रही थी। सुल्तान का दिल कर रहा था हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर खुद पर जब्त करता हुआ नॉर्मल से अंदाज में बोला, आई वॉज रूड विद यू। उसके अब वजाहत से बताने पर ईशा को उस दिन वाली बात याद आ गई। उस दिन वो कितना हर्ट हुई थी, कितना रोई थी। अब आसानी से मारने वाली तो नहीं थी। इसलिए अपने चेहरे को मजबूत बनाते हुए खामोश हो गई। अपनी बात मुकम्मल करने पर सुल्तान ईशा को बगौर देख रहा था। शफाफ चेहरा जो कि चांद की तरह रोशन था। पोनीटेल से फिसल कर चेहरे पर आने वाली लटें, जिन्हें वह अपने नाजुक हाथों से आहिस्ता से पीछे करती। अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत ब्राउन आंखें नींद खोले वह सड़क की तरफ देख रही थी। एक बार करी तो सुल्तान इसको यकटुक देखे गया। बिलाशुबह वो बहुत हसीन थी, जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकती थी। पर सुल्तान कभी किसी लड़की से मुतासिर नहीं हुआ था।
बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थी उसने अपनी ज़िंदगी में, पर कभी किसी से मुतासिर नहीं था। पर इस मासूम चेहरे पर तो कुछ ऐसा था जो उसे उलझा रहा था। अपने आप को इस तरह से देखते पाकर सुल्तान एक पल में आंखें घुमा दी। तुम इस दिन कुछ कहना चाहती थी। अब वो असल बात पर आया था, जिसे सुनकर ईशा ने उसकी जानिब रुख किया। हाँ, वो दरअसल मुझे कहना था कि कुछ दिनों तक मैं अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँगी, तो तुम्हारा वो फ्लैट खाली कर दूँगी। ईशा की बात ने जैसे सुल्तान के सर पर धमाका किया था, पर खुद को कंट्रोल करते हुए वो नॉर्मल अंदाज में बोला, कहाँ जाओगी? कहीं भी, मध्यम आवाज़ में जवाब मिला। तुम जानती हो ना उस रात क्या हुआ था? सुल्तान ने उसे याद दिलाना चाहा, जिसे याद करके ईशा को एक पल के लिए सर्द हवा ने घेर लिया। वो एक झुरझुरी रहकर रह गई। तुम इस फ्लैट में सेफ हो और कहीं जाओगी तो क्या गारंटी है कि सेफ रहोगी? वो ठीक ही तो कह रहा था। वो तो किसी और को जानती भी नहीं थी, तो वो कहाँ सेफ रह सकती थी? पर वो तुम्हारा है, मैं कब तक वहाँ रहूंगी? जब तक चाहो रह सकती हूँ। मैंने कहा ना, मैं वो फ्लैट इस्तेमाल नहीं करता। अब के सुल्तान ने साफ कह दिया, जिसे सुनकर वो अपने आप को एहसान तले दबा महसूस करने लगी। पर अब वो कर ही क्या सकती थी? कुछ सोचते हुए इस बात में गर्दन हिला गई। जैसे देखकर सुल्तान को जैसे एक इत्मीनान हुआ। वह अपनी जगह से उठकर पिछले बेंच पर सुल्तान से कुछ फासले पर विराजमान हो गई। अब वो अपनी सारी नाराज़गी भूलकर उससे बातें करने लगी। वो इधर-उधर की छोटी-छोटी बातें कर रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। ओह! तो तुम तो मेरा नाम ही नहीं जानते। तो तुम पूछोगे ही नहीं कि मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरा नाम ईशा है। सुल्तान को जानते हुए भी अनजान बन रहा था। नाम सुनकर उस बात में सर हिलाया। तुम कहाँ रहती थी पहले? जानते हुए भी सुल्तान उससे सवाल करने लगा, जिसे सुनकर एक पल के लिए ईशा के चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे सुल्तान ने से छुपाने के नाकाम कोशिश की। अपने बारे में कुछ बताओगी? कॉफ़ी के सिप लेता हुआ वो भी आज उससे बातें करना चाहता था। मैं एक ऑर्फन हूँ, एक मध्यम सी आवाज़ में ईशा ने जवाब दिया। ऑर्फन केयर में रहती थी पहले, पर मेरा वहाँ पर वक्त पूरा हो गया था, तो अब वहाँ नहीं रह सकती थी मज़ीद। मतलब? सुल्तान ने नासमझी से उसे देखने लगा। मतलब 16 साल की उम्र के बाद हर बच्चे को खुद ही सँभालना पड़ता है। पर मैं तो वहाँ 19 साल तक रही हूँ। पर ये मामला सबके साथ पेश नहीं आता। हर किसी को कोई ना कोई फैमिली मिल ही जाती है, पर मेरे नसीब में नहीं थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सुल्तान को बता रही थी, जिसे वो बहुत इन्हिमाक से सुन रहा था। पर क्या ऑर्फन होम वाले इतने लापरवाह होते हैं कि बिना कोई बंदोबस्त किए घर से जाने का कह दें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ के हालात मैं जानती हूँ। और फिर ईशा ने वहाँ होने वाली अपनी और शिफा आंटी की बातें सुल्तान की गोश गुजार दी, जिसे सुल्तान सुनकर सुल्तान को इस पर इस मासूम परी पर तरस भी आया और प्यार भी। वो सबकी परवाह करती थी सवाए अपनी। माहौल को संजीदा होते देखकर ईशा ने फौरन टॉपिक चेंज किया। मेरी छोड़ो, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? सुल्तान नासमझी से अपने हाथों में पकड़ा कॉफ़ी का खाली कप देखने लगा। क्या तुम अभी अपना नाम नहीं बताओगे? एक मासूम अंदाज में ईशा ने पूछा, जिस पर सुल्तान ने निगाह उसकी तरफ उठाए बगैर कुछ देर की खामोशी के बाद जवाब दिया। अब्दुर। माई नेम इज़ अब्दुर। जिसने ईशा ने ज़ेरे लब दोहराया। अब्दुर, नाइस नेम। आज एक अरसे के बाद उसे किसी ने उससे नाम से पुकारा था। वो नाम जो उसकी माँ बहुत प्यार और नाज से पुकारती थी। सुल्तान ने धीरे से आंखें मूंद ली। कुछ बीती यादें उसकी आंखों के सामने लहरा गई। जब वो बचपन में खेलता खेलता अक्सर गिर जाता था तो उसकी माँ प्यार से इसका नाम पुकारती अब्दुल। मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे, मैंने कितनी दफ़ा समझाया कि ऊंची जगह पर चढ़कर ना खेला करो, चोट लग जाती है। जिस पर वो भागकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाता। उसे आंखें बंद किए देखकर ईशा एक पल के लिए उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। वो हमेशा ब्लैक ड्रेस ही पहनता था। शायद उसे पसंद था। होंठ के अंदर से पेशानी से बेतरतीबी से गिरे बाल, बांस जैसी तीखी आंखें, एक सलीके से बनी हुई मूछें और हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी। वह बुला का मुतासिर कौन था। वो इसके चेहरे को बगौर देख रही थी जब अचानक सुल्तान की आंखें खोलने पर सटपटाकर रुख बदल गई। तुम्हें जाना चाहिए अब, एक ना कहने वाला जुमला सुल्तान को सोचते हुए बोला, जिसे सुनकर ईशा ने आसपास देखा तो शाम जो पूरी रात में बदल गई थी। पर शहर की रोशनियों में उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ था। ओह, रात हो गई। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब वो वक्त गुजारी का पता न चलने पर सर में एक चपक लगाती सुल्तान की तरफ देखने लगी, जो उसकी हर कार्रवाई और चेहरे के बदलते हर सावियों को बगौर देख रहा था। हाँ, अब चलना चाहिए, कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चलो, घर तक छोड़ देता हूँ। साथ ही सुल्तान भी हटा और सरसरी से ऑफर करता हुआ साथ चलने लगा। वो इस फौरी ऑफर पर एक पल के लिए सुल्तान को गौर से देखने लगी और सोचने लगी, ये वही शख्स है ना जो इस दिन इतना रूड हो रहा था।
और ऐसे बात कर रहा था कि जैसे मैं उसे परेशान कर रही हूँ, और आज कितना दयालु। वो उसे समझ ना पाई, पर सुल्तान को समझना किसके बस में था, पर शायद इस मासूम की लड़की के बस में नहीं। वो सुल्तान से एक कदम के फासले पर चलती उसे बगौर देख रही थी। आज उसे सेफ फील हो रहा था। लग रहा था जैसे आज वो खरीद से घर तक पहुंच जाएगी। इस शख्स के साथ उसे कोई डर नहीं लग रहा था। वो लंबे लंबे कदम बढ़ता इससे कुछ फासले पर दोनों हाथ कोट की जेबों में डाले चल रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही सुल्तान ने उसे अंदर जाने का इशारा किया, जिस पर वो एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ली। इसका शुक्रिया अदा करते एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान उसके जाते ही इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखने लगा। वो किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था, और 1 मिनट के अंदर वहां से गायब हो गया। बेड पर नींद नाराज होकर ईशा ने आंखें मूंदे उस दिन के बारे में सोचा जब वो अपने आप से अहद कर रही थी कि इससे अब कभी नहीं मिलेगी। पर आज इसके थोड़ा सा सामना करने पे ही कुछ देर में सब भुला दिया। एक अजीब सा सहर था इस शख्स में, जो वो ज्यादा देर इससे नाराज ना रह सकी। कितना ही सेफ फील कर रही थी वो इसके साथ, ऐसा जो कभी पहले फील नहीं हुआ था। एक पल में उसके जहन में बहुत सी सोचें एक साथ गर्दिश कर रही थी। वो नहीं जानती थी ये क्या एहसास था। उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। ये सब कुछ उसके लिए नया था, पर खूबसूरत था। आंखें मुदे अपने माथे पर बाजू रखे वो कुछ ही देर में पुरसकून नींद सो गई। मुकाबिल भी आज कदरे सुकून था। बहुत दिनों बाद उसे अपने दिल पर पड़ा हुआ बोझ बोझ बहुत कम महसूस हुआ था। बिल्कुल सुकून तो नहीं, पर एक बेचैनी जो हर वक्त उसे घेरे रखती थी, आज वो बेचैनी कम हो गई थी। वो अपने बेड पर चिट लेटे, दोनों बाजुओं को तकिया बनाए हुए छत पर लगा फानूस गौर गौर से देख रहा था। आखिर क्या था इसमें जो मैं हर बात पर बस जब्त करके रह गया? क्यों इसके फिर से उदास ना हो जाने पर मैंने वो कुछ बोला जो शायद मैं कभी खुद से भी ना कहूँ। ये तो हकीकत है कि अगर ईशा की जगह वहाँ कोई और लड़की होती तो अब तक सुल्तान इसकी सांसें तक निकाल चुका होता। पर जो भी था, आज वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था, जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। बहुत देर तक फानूस को देखते देखते आखिर इस मजबूर शख्स पर नींद ने रहम खा लिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो नींद की वादियों में खो गया। 2 दिनों में उठते एक ऐसे तूफान की आमद हो रही थी जो दोनों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस न की, और दोनों ही इस बेरहम जज्बे से वाकिफ न थे। वो नहीं जानते थे कि मोहब्बत एक ऐसा आईना है जिसमें अपना आप तो साफ दिखाई देता है, पर हाथ लगाकर खुद में समेटने पर तेज धारों से खुद को बचाया नहीं जा सकता। और जख्म भी कुछ ऐसे मिलते हैं जो चाहकर भी नहीं भरते। मोहब्बत का एहसास बहुत खूबसूरत होता है, पर हकीकत इतनी ही डरावनी, बेरहम, तल्ख और झुलसा देने वाली। एक भरपूर नींद के बाद जब वो उठी तो एक नया एहसास उसे अपनी आगोश में लिए हुए था। जिसे एक लम्हे को महसूस करती वो फ्रेश होने चल दी, जाने कि उसे सुल्तान से की गई बातें भूल नहीं रही थी। बार बार वो शख्स उसके जहन में अपना आप नमूदार कर रहा था, और जैसे अपना एक्स इसमें ही छोड़ गया था। और वो पागल सी मासूम सी खूबसूरत आंखों वाली लड़की उसके अक्स को अपने आप में नक्श करती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि इस नामालूम जज्बे को क्या नाम दे। खैर, अपनी रोज़ की रूटीन के मुताबिक वो नाश्ता करती साथ साथ तैयार हो रही थी। अपना सेलफोन उठाती वो तेज़ी से माल की जानिब बढ़ गई। आज वो ज़रा देर से उठी थी तो लेट होने के डर से तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती चलती गई। पहले पहले वो थक जाती थी, पर अब उसे आदत होने लगी थी। माल के बाहर खड़ी वो एक अजीब से एहसास से उलझी हुई थी। जाने क्यों, पर आज वो दुआ कर रही थी कि मिस्टर वहीद से इसका सामना ना हो। वो शख्स तो इसे बहुत अजीब लगने लगा था। मरहबा। माल का बड़ा सा शीशे का राउंड डोर खोलती अभी अंदर दाखिल हुई ही थी, मिस्टर वहीद ने एकदम से उसे वेलकम किया, जिस पर ईशा का मुंह बन गया। मरहबा सर। सलाम का जवाब देती वो मिस्टर वहीद और हाला के करीब आई। मरहबा मिस हाला। मरहबा ईशा, कैसी हो? मिस हाला ने एक मुस्कुराहट लिए सवाल किया। मैं ठीक, आप कैसी हैं? सर बता रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सब खैर? ईशा ने एक पल में ही कई सवाल कर दिए। हाँ, वो बस हल्का सा बुखार था, अब ठीक हो। मिस हाला ने बात बनाई। ईशा, ज़रा मेरे ऑफिस में आना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मिस्टर वहीद ने सरसरी से अंदाज में कहा, जिसे सुनते ईशा ने इस बात में सर हिलाया। जी सर। अपनी बात मुकम्मल करते हुए मिस्टर वहीद अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि ईशा को एक अजीब एहसास ने घेर लिया। आज वो शख्स उससे क्या करेगा, पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो ऑफिस की तरफ गई। हर कदम के साथ इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नॉक करते इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हो गई। आओ बैठो। मिस्टर वहीद ने इशारे से उसे बैठने का कहा, जिस पर वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। जी सर। अब वो सवालिया नज़रों से सामने वाले उधेड़ उम्र शख्स को देखने लगी। मिस ईशा, वो दरअसल अब आपका काम का सिलसिला थोड़ा बढ़ रहा है। हम अपने मॉल को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब ड्यूटीज़ भी चेंज होती हैं। पर सर, आपने तो पहले नहीं बताया। वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। माय डियर, मैंने कल बताना था तुम्हें।
पर तुम तो ऐसे गई कि हवा से भी कम तेज़ी से ही चलती होगी तुम। अब वो कल वाली उसकी जल्दी पे खुफकी से बोल रहा था, जिस पर ईशा अपने हाथों की उंगलियां दबाने लगी। पर सर, अब मेरी ड्यूटी क्या होगी? बताता हूँ। एक पेपर ईशा के हाथ में पकड़ाते हुए उसके करीब टेबल पर विराजमान हो गया, जिसे पकड़ते वो गौर से उसे पढ़ने लगी। एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम नाइट ड्यूटी करो, सुबह 12 बजे से शाम 10 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होगी। ये सुनते उसकी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैल गईं। कुछ देर उलझते हुए दिमाग के साथ आखिर ईशा ने हिम्मत करके जवाब दिया, सर, मैं नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहती। उस रात के बाद उसे हर रात से बहुत डर लगने लगा था। वह बस शाम होने से पहले घर पहुंच जाना चाहती थी। पर अब तो वो शख्स उसे रात में भटकाना चाहता था। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। सर, मैं रात को ड्यूटी नहीं करना चाहती, वो तो टोकनदाज में जवाब दे रही थी, जिसे सुनते ही मिस्टर वहीद को अपने इरादों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर इससे नाइट ड्यूटी करवाना चाहता था। देखो ईशा, नाइट ड्यूटी ज़्यादा ठीक रहेगी और वैसे भी नाइट ड्यूटी की सैलरी भी डबल है। सोच लो। पर ईशा ने अपनी बात अभी बात पर भी कायम थी, जिसे सुनकर अब मिस्टर वहीद को इस पर गुस्सा आ रहा था। कितनी मेहनत से उसने ये सब सिर्फ इस लड़की के लिए किया था। पर अब इसके मना करने पर वह थोड़ा सा गुस्से से बोला, देखो, अगर तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो तो नाइट ड्यूटी तुम्हें करनी होगी, वरना और भी वर्कर्स हैं डे ड्यूटी के लिए। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मिस्टर वहीद के दो टोक जवाब पर वह एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गई। अगर वो नाइट ड्यूटी नहीं करती तो उसे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, जो वो किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस जॉब के अलावा इसके पास कोई जॉब नहीं थी। सर, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सोच कर बताती हूँ। ये कहते हुए आंखों में एक नमी आई जिसे वो छुपा गई। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट है, सोच कर बता दो। वो उठकर जाने लगी तो मिस्टर वहीद की आवाज़ गूंजी, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, नाइट ड्यूटी ज़्यादा सेफ है। पर अब इसे कौन समझाता कि वो रात से कितना डरती हैं। रात के अंधेरे में उसने मर्दों का वो रूप देखा था जिसे वो सोचने पर झुरझुरी लेकर रह जाती थी। काफ़ी देर वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पकड़े बेंच पर बैठी सोचती रही। अगर वो इसकी बात नहीं मानेगी तो इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, जो वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मैंने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं रात में यहाँ कैसे? ये सोचते अनजाने में उसका सुल्तान का ख्याल आया। पर अब इससे वो अपना पहरा तो नहीं करवा सकती थी। वो इतना तो फ्री हो नहीं होगा ना। अपनी सोच को झटकते वो एकदम अपने दिल को मजबूत करती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती मिस्टर वहीद के ऑफिस की तरफ चल दी। कॉन्ट्रैक्ट दिखती मिस्टर वहीद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नुमाया हुई। आखिर उसकी चाल कामयाब हो गई। गुड, यू आर अ स्मार्ट गर्ल। ये कहता हुआ वो मुस्कुराने लगा, जो इस वक्त ईशा को दुनिया का सबसे मनहूस इंसान लगा था। 5 बजे के बाद वो अपना काम खत्म करती सड़क के किनारे लगे संगे मरमर के बेंच पर बैठी बहुत सी सोचों को एक पल में सोच रही थी। अब मैं क्या करूं? कल से मुझे रात तक घर से बाहर रहना होगा। ये सोचते ही उसे एक डर ने घेर लिया। वह अनजाने में इधर उधर नजर घुमाने लगी, शायद इसे वो कहीं नजर आ जाए। पर वो क्यों आएगा? ये जानते हुए वो बेंच पर इस जगह को देखने लगी जहां वो कल से न जाने कितनी ही देर बैठी बातें करती रही थी। वो इससे बातों में इतना खो गई कि वक्त गुजरने का वह एहसास भी ना हुआ। न जाने की वो शिद्दत से ख्वाहिश कर रही थी वो कहीं से आ जाए, बस आ जाए। पर शाम धीरे धीरे बढ़ रही थी। रोशनी ने रात को अपनी आगोश में लिया हुआ था और वो सर्द होते हाथों के साथ इसी बेंच पर बैठी थी। एक उम्मीद लिए, एक ऐसी उम्मीद जिसका पूरा होना भी वो नहीं जानती थी। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी। वो अपने दोनों हाथ आपस में बांधे बेंच के पुरुष से टेक लगाए नीम बंद आंखों से बल्ब की रोशनी को देख रही थी, जहाँ पर बहुत सारे मच्छर एक गोलाई की शक्ल में रोशनी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। एक पल के लिए वो रोशनी के करीब आते, पर तपिश की वजह से अगले ही पल दूर हो जाते। यही तो जिंदगी थी। इंसान रविश चीज़ को दूर से देखता है, रोशन चीज़ को दूर से देखता है और करीब जाने की कोशिश करता है। थोड़ा करीब आने पर रोशन चीज़ एक पुरसकून हरारत देती है, पर ज़्यादा और बहुत ज़्यादा करीब आने पर वही रोशन चीज़ झुलसा कर रख देती है। और वो रोशन चीज़ मोहब्बत है। मोहब्बत अपने आप में एक एहसास है जो बस दूर से ही पुरनूर दिखाई देता है। जो इसमें गुम हो जाए वो उसे झुलसा ही तो देता है। कुछ देर वो इसी खेल को देखती रही। अब सर्द हवाएं उसके नाजुक वजूद को चीरती हुई गुजर रही थी, जिसे वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। न जाने क्यों इस शख्स को इस नाजुक सी परी पर तरस क्यों ना आया। हेडेड कॉफ़ी शॉप में वो ब्लैक कॉफ़ी हाथ में थामे शीशे के पार सर्दी से सिमटी हुई उस नाजुक सी लड़की को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था, पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो बस इसे दूर से ही देखना चाहता था। क्यों? वो खुद भी नहीं जानता था, या शायद जानना नहीं चाहता था, पर सोचना नहीं चाहता था। खुद को एक कन्फ्यूजन में ही रखना चाहता था। न जाने क्यों आजकल वो अपने कदमों को रोक नहीं पाता था। वो रोकते थे तो रूबरू रुकते थे। इसका इरादा तो उसे दूर से ही देखने का था, पर उसे सर्दी से कांपते ज़्यादा देर न देख पाया।
ना चाहते हुए भी अपने मजबूत कदम उठाता इस नाजुक वजूद की तरफ चल दिया। शायद उसे उस पर तरस आ गया था। वो आंखें मूंदे अपना सर बेंच की पुर्श से टेक हाथों को सख्ती से आपस में बांधे बैठी थी। अचानक उसे को भारी चीज अपने वजूद पर महसूस हुई। चौंक कर आंखें खोलने पर उसने अपने वजूद पर कंधों से लेकर घुटनों तक आते कोट को देखा और वह फौरन अपनी साइड पर देखा। वो बिल्कुल इसके मुकाबले टांग पर टांग रखे आराम से बैठा कॉफी के सिप ले रहा था। एक पल को तो उसे वो सब एक ख्वाब लगा। वो काफी देर से उसे सोच रही थी, शायद इसलिए वो इसे दिखाई दे रहा था। कुछ लम्हे बेयकीनी से उसे फिर और कोट को देखने के बाद एहसास हुआ कि वो सचमुच में उसके सामने बैठा था। यहाँ इस वक्त क्यों बैठी हो? यकीनन ये वक्त तुम्हारे घर पर होने का है। वह एक मजबूत आवाज में इससे सवाल कर रहा था। ईशा का दिल चाहे एक झटके से उसे गले लगा ले। वह इस वक्त सचमुच उसके सामने था, पर अपने जज्बात पर काबू पाती वो अलर्ट होकर बैठ गई थी। अपनी खुशी को छुपाने की एक नाकाम कोशिश वो कर चुकी थी, पर वो नहीं जानती थी कि मुकाबिल शख्स चेहरे के बदलते रजावियों को पढ़ने में माहिर है। उसने सुल्तान का कोट अपने हाथों में पकड़ रखा था, जिसको देखते ही सुल्तान ने आईब्रो चुकाते हुए इसे और फिर कोट की तरफ देखा। मैंने ये हाथ में पकड़ने के लिए नहीं दिया। पहनो इसे, सर्दी बहुत है, वरना वापस नहीं दूंगा। ये सुनते ही ईशा ने एक पल के लिए अपने हाथों में पकड़े कोट को बेयकीनी से देखा और फौरन से कोट को अपने कंधों पर अच्छी तरह फैला दिया। बहुत शुक्रिया मिस्टर अब्दुर। ये कहते हुए सुल्तान के दिल में एक क्लिक कर गई। अब बताओ कि यहाँ इस वक्त क्यों बैठी हो? वो फिर से अपनी बात पर आया। वो मैं तुम अभी बात मुंह में ही थी कि ईशा ने अपने लफ्ज़ों पर गौर किया और फौरन से अपना मुंह बंद कर दिया। वो बस ऐसे ही। सुल्तान ने फिर से एक आईब्रो उचकाते हुए उसकी तरफ देखा। जानती हो ना रात का वक्त सेफ नहीं है, फिर क्यों अकेली बैठी हो? सुल्तान ने खफकी भरे लहजे में कहा, जिसे सुनते ईशा ने चहकते हुए जवाब दिया। अकेली कहाँ हूँ? तुम हो ना साथ? और कहते ही मुस्कुराने लगी। और ना मैं होता और मैं ना आता तो मैं इंतज़ार। फिर से जल्दबाजी पर ईशा ने अपने लफ्ज़ों पर गौर किया। वो बस मैं घर जाने ही वाली थी। फ़ौरन से बात बदल गई, जिसे सुनते ही सुल्तान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली, जिसे वो ईशा से छुपाने में कामयाब रहा। तो चलो, घर तक छोड़ देता हूँ। जानते हुए भी कि वो अब जल्दी घर नहीं जाने वाली, सुल्तान ने एक सरसरी सी ऑफ़र की, जिसे सुनकर ईशा ने फ़ौरन ही रद्द कर दिया। अगर मैं अकेली होती तो अब तक घर चली जाती, पर तुम अब हो तो बातें करो। वह एक हाथ का मुक्का बनाए अपनी ठोड़ी के नीचे रखे कोहनी को घुटने पर रखे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह फरमाइश कर रही थी, जिसे सुल्तान एक नज़र देखने पर सब फरामोश करके कबूल कर चुका था। जाने क्या था इस लड़की में जो वो बिना चू चरा किए इसकी हर बात आराम से मान लेता था। यहाँ अगर सुल्तान के दुश्मन या फिर हादी और रहीम शाह उसे देखते तो पहचानते ही ना कि ये इनका ही सुल्तान है। एक दहकता अंगारा, एक जख्मी भेड़िया जिसे छेड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था, जो 1 मिनट के हर 1000वें हिस्से में किसी की भी सांसें उसकी रूह से अलग करके रख देता था। वही सुल्तान, पर ईशा के सामने तो सुल्तान नहीं, अब्दुर बैठा था। वो अब्दुर जो एक छोटा सा बच्चा था, जिसे छोटी सी उम्र में उसकी माँ की मोहब्बत और बाबा के साय से दूर कर दिया गया था। वही अब्दुर जिसका ये नाम छोटी उम्र में ही उससे ले लिया गया था। तो वो कैसे सुल्तान जैसा बन सकता था? अब ईशा दिन भर की छोटी छोटी बातों से इसका सर खाने में लगी हुई थी। इसकी बातें तो आम थी, पर सुल्तान के लिए नहीं। वो बहुत इन्हमाक से इसकी सारी बातें सुन रहा था और वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था। वो खाली कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़े बेंच की पुर्श से टेक लगाए बैठा रहा। उसकी नज़रों में एक तपिश थी, जिससे वो बार बार पजल हो रही थी। वो बिना पलकें झपके उसे एक तार से ही देखे जा रहा था। वो अपनी हर बात पर अपने चेहरे का जाविया बदलती। कभी वो जाविया बच्चों जैसा हो जाता तो कभी बहुत दुखी हो जाता। कभी वो मुस्कुराने लगती तो कभी उदास हो जाती। वो इसके चेहरे के बदलते हर जाविये को दिलचस्पी से देख रहा था। जब ईशा ने अचानक उसके मुंह के सामने चुटकी बजाई, वो जैसे हाल में वापस आया और फौरन अपने आप को संभाल लिया। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? और फौरन से सवाल भी दाग दिया। अच्छा जा रहा है। अब मैं सब कुछ सीख गई हूँ। और कहते कहते उसके चेहरे पर एक अजीब सा एहसास छा गया। क्या हुआ? उसे खामोश देखकर सुल्तान ने पूछा। वो दरअसल एक मसला है। अब वो असल बात पर आई। आज होने वाली इसकी और मिस्टर वहीद की बात सुल्तान के गोश गुजार की, जिसे सुनकर एकदम सुल्तान के कान खड़े हो गए। उसे मिस्टर वहीद के इरादे कुछ अजीब लगे, क्योंकि इसका पाला ऐसे लोगों से पड़ता ही रहता था। इसलिए वह एक पल में भाप गया, पर वो बेवकूफ़ लड़की समझ ना सकी। वो अपनी सोचों में गुम बैठा था जब एक मध्यम आवाज़ उसके कानों से टकराई। अब्दुर। अपना नाम इस कदर मोहब्बत से सुनकर एक पल के लिए सुल्तान ने निगाहें उठाकर इस खूबसूरत आंखों वाली दोशीशा को देखा। मुझे रात से बहुत डर लगता है।
ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी आई जिसे वो छुपा न सकी। उस रात के बाद मैं कभी रात में बाहर नहीं गई, कभी नहीं। मुझे बहुत डर लगता है, पर अब मुझे नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ईशा की मासूम सी दहाई सुनकर सुल्तान को अपने दिल में एक एहसास ने आवाज़ दी। सुल्तान को इसकी खूबसूरत आंखों में नमी और मासूम चेहरे पर उदासी अपने दिल में तीर की तरह महसूस हुई। कब तक होगी तुम्हारी ड्यूटी? सुबह 12 बजे से रात 10 बजे तक होगी। इस माल से घर का फासला ज़्यादा नहीं था, बस 5 मिनट लगते थे घर पहुंचने में। पर अब इसे ड्यूटी दूसरे माल में करनी थी जो घर से तकरीबन आधे घंटे के सफ़र पर था। कुछ सोचते ही सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं वापसी पर तुम्हें घर तक छोड़ दिया करूँगा। रात तुम्हारा अकेले ऐसे वापस आना सेफ नहीं होगा। वो कदर फिक्र से कह रहा था। परीक्षा तो जैसे इसके मुंह से यही अल्फाज सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। ये सुनते उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा और लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सच? तुम वाकई मुझे घर तक छोड़ दिया करोगे? वो इसके कहे लफ्ज़ों का सबूत मांग रही थी। हाँ, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो। वो इसके चेहरे का बदलता रंग और लबों की मुस्कुराहट देखकर एक पल के लिए अपनी फिक्र भूल गया था। फौरन संजीदा हुआ। वो अपने चेहरे पुराने वाले रंगों को छुपाने में माहिर था, सो वो कर गया। मुझे क्या मसला होगा, बल्कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान होगा। वो बड़ा पर जोर देती हुई बोल रही थी। अब वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुकी थी, क्योंकि इस शख्स के साथ उसे कुछ नहीं हो सकता था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। सो वो रिलैक्स होकर मुस्कुरा रही थी। इसकी मुस्कुराहट बच्चों जैसी थी, जिसे देखकर सुल्तान को अपने दिल पर एक फुहार से पड़ती महसूस होती और इस मजबूत चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट नुमायां होती। पता है मैं बहुत परेशान थी। वो अपनी छोटी सी नाक को सुकेड़ते हुए बोली। परेशान क्यों थी? सुल्तान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें पता है मिस्टर वहीद मुझे कुछ अजीब लगते हैं। वो अजीब तरह बातें करते हैं। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई। पता है कल वो दोस्ती की ऑफ़र कर रहे थे, पर दोस्ती तो दूर की बात है। मैं तो 2 पल इनके पास रुकना भी ठीक नहीं समझती। अजीब लगता है मुझे वो शख्स। वो बिल्कुल बच्चों की तरह उसे हर बात बता रही थी, जैसे अक्सर लड़कियां अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बता रही होती। और वो जो शख्स इसके इरादों को जान गया था, चेहरे पर एक संजीदगी लिए इस नासमझ लड़की को बस देख कर रह गया। सुनो, तुम उस शख्स से ज़्यादा बात ना किया करो। वो जल्दी जल्दी में बोल गया, जिसे एक पल के लिए ईशा ने महसूस किया और उसकी तरफ गौर से देखा। अब सुल्तान को अपनी बात पर गौर करके अपना जल्दबाजी से कहना थोड़ा अजीब लगा, पर चेहरा संजीदगी से भरा था। मैं नहीं करती, बस काम की बात करती हूँ। ईशा ने फ़ौरन इसकी संजीदगी दूर करनी चाहिए। गुड, एक मुख्तसर जवाब। तो फिर ठीक है, कल जब तुम फ्री होगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बिना उसे देखे वो अपनी बात कह दी और ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। ओके कहती हुई वो ईशा सुल्तान से नज़रें हटाकर रात को दिन बनाने वाली रोशनियों और लाइटों से भरी हुई दुकानों पर डालने लगी नज़र। सुल्तान ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नज़र डाली, जो कि रात के 9 बजा रही थी। मैं यहाँ 4 घंटों से बैठा हूँ। एक पल के लिए उसने गुजरे वक्त का हिसाब लगाया और वक्त तो जैसे पर लगाकर गुजर गया था। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सुल्तान ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जो कि बेखबर होकर उसे आसपास देख रही थी। सुल्तान की बात पर एकदम से वक्त देखने लगी। हाँ, काफ़ी वक्त हो गया और पता भी नहीं चला। वो सर पर चपत लगाती हुई उठकर खड़ी हो गई। उसने अभी तक सुल्तान का वही ब्लैक लॉन्ग कोट ज़ेब-तन किया हुआ था, जिससे उसे सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। चलो घर तक छोड़ देता हूँ। ये कहता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। वो उस बात में सर हिलाते हुए साथ चलने लगी। अब वो सुल्तान से एक कदम के फासले पर चलती हुई घर की तरफ जा रही थी। सुल्तान के कोट से उठती गहरी कलोन की खुशबू से बहुत अच्छी लग रही थी, जिसे महसूस करती उसकी तेज़ रफ्तारी के साथ मिलने की कोशिश करती तेज़-तेज़ कदम उठाती चल रही थी। एक महफूज एहसास उसको हमेशा से इस शख्स के साथ महसूस होता था। चलते-चलते वो दोनों घर के दरवाजे के बाहर थे। कुछ सोचते हुए ईशा ने सुल्तान का कोट उतार कर उसकी जानिब बढ़ाया। बहुत शुक्रिया, और एक मुस्कुराहट लिए शुक्रिया अदा किया, जिसके जवाब में सुल्तान का संजीदा चेहरा संजीदा ही रहा। कल मिलते हैं, वो एक वादा कर गई। सुल्तान ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। उसने काफ़ी देर से सुल्तान का कोट पहन रखा था, जो कि लंबाई में इसके टांगों तक आता था। सुल्तान का कद ईशा से काफ़ी लंबा था और वो उसके सीने तक आती थी। इसका कोट जो सुल्तान के घुटनों तक और ईशा की टांगों तक आ रहा था। कोट की वजह से उसे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, पर अब उतारने पर महसूस हो रही थी। सुल्तान का चेहरा अभी भी संजीदा था, जिसे देखते हुए धीरे से मुड़ी और दरवाज़ा खोलते एक पल के लिए रुककर सुल्तान की तरफ मतवज्जो हुई। तुम्हें एक बात पता है? क्या? वो जो जाने को तैयार था, रुककर सवालिया नज़रों से ईशा की तरफ देखने लगा। मुस्कुराना हमारी नबी पाक की सुन्नत है और सदका जारिया भी है। ये कहते हुए प्यारी से मुस्कुराहट लिए घर के अंदर दाखिल हो गई। वो जो इसकी बात
बस सुन रहा था। उसके जाने के बाद समझ गया और इस मजबूत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई, जो अगले ही पल ही खत्म भी हो गई। सर झटक कर वो एक निगाह अपने चारों तरफ दौड़ाता लंबे लंबे ढक भरता चल दिया। पर अब की बार वो अकेला वापस नहीं गया। उसके साथ एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा एहसास भी गया जो उसकी दुनिया बदलने वाला था, जिसकी अपने साथ चलने की खबर खुद इस मजबूत शख्स को भी नहीं थी। कहते ही दुनिया इश्क जिसे इस एक लफ्ज़ में छुपी कायनात है।